इंटरनेशनल मार्केटिंग का मेरा जो लेक्चर है वो इनकम्प्लीट था। हम बात कर रहे हैं सेकंड नोट की। हाँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जो पहला पार्ट था, मैं आपको बताया था जो पहला पार्ट था इंटरनल इन्वायरमेंट। दो फैक्टर हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है जो पूरा बता दिए, तो उसके फैक्टर क्या है उसको पूरा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो 19 का इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट का जो सेकंड आपका ये पार्ट है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्सटर्नल ये जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं उसको आप अच्छी एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमने बताया था इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी आर्थिक तत्व। दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं डेमोग्राफी फैक्टर्स, ये यानी जनसांख्यिकी। थर्ड आपका है पॉलिटिकल सिचुएशंस, राजनीतिक परिस्थितियाँ। फोर्थ है लीगल प्रोविजंस, वैधानिक प्रावधान। नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजी, तकनीकी। फिर नेक्स्ट है कंपेरेटिव पोजीशंस, प्रतिस्पर्धा स्थिति। नेक्स्ट आपका है कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक घटक। और नेक्स्ट है आपका सोशल एलिमेंट्स। दीज आर ए एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ये आपके कुल 8 फैक्टर्स हैं। इसको वन बाय वन जो है अब आपको हम डिस्क्राइब करेंगे, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन में इस पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहले समझिए क्या होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसको बता चुके हैं। ये इन्वायरमेंट को कंपनियाँ या फर्म या गवर्नमेंट कंट्रोल ये कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, वो को आप पहले समझिए। तो प्रत्येक कंपनी को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में एक बाहरी वातावरण में कार्य करना पड़ता है, यानी दैट इज ए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हम बात कर रहे हैं अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनेक घटक, अनेक फैक्टर जो हैं मार्केटिंग फर्म के क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालते हैं। किसी मार्केटिंग फर्म के लिए कुछ घटक का प्रभाव अधिक होता है, तो कुछ घटक का जो प्रभाव जो है तुलनात्मक रूप से कम। यानी हाँ ठीक है, यानी जो भी कोई भी फर्म है किसी के लिए हो सकता है कि उसका जो है वो जो फैक्टर है उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा हो जाए और किसी पे कम हो जाए। ये मतलब उस पर देखा जाए तो ये अगर देखा जाए, अगर एक लाइन में हम बोलें तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें किसी भी फर्म या कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। किस पे कम हुआ या किस पे ज़्यादा हुआ ये कुछ कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करता है परिस्थिति किस प्रकार की है। आगे बढ़ रहे हैं। बाहरी जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर हैं कि घटक विपणन में कार्य करने वाले सभी संस्थाओं को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि तमाम फर्म है जो इंटरनल इन्वायरमेंट में भी काम करती हैं और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी काम करती हैं। तो जितने भी फैक्टर हैं चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सभी को वो आपको इफेक्ट डालती हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग में जो आपका इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो उसके फैक्टर के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य यह है कि एक संस्था का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बता चुके हैं कोई भी फर्म हो चाहे गवर्नमेंट हो, हाँ उनका इन फैक्टर्स पे कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता है। मार्केटिंग संस्था को की कुशलता या चालाकी इसी में है कि वो अपने बाहरी वातावरण को भली प्रकार समझे और उसी के अनुरूप विपणन नीतियाँ बनाए। इसके साथ ही बाहरी वातावरण में जिन घटकों का फर्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है उसके प्रभाव को कम से कम करने के प्रयास करें। ठीक है, ये किस पे ज़्यादा होगा किस पे कम होगा ये कंट्रोल तो है नहीं। हाँ, होशियारी है कि आप ऐसी नीति बनाएं कि जो आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो कम से कम बने, आपकी पॉलिसी इस टाइप की बने। हाँ बने, हाँ ठीक है। और उसको उसके प्रभाव को साथ में उस नीति को इस तरह लागू करें कि उसके द्वारा जो प्रभाव कम से कम हो। ठीक है, और इन फैक्टर को हम वन बाय वन जो है डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। पहला क्या है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। आर्थिक तत्व भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। केवल लोगों से ही बाजार का गठन नहीं होता, उनके पास खर्च करने के लिए धन एवं खर्च करने की इच्छा भी होना भी आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा कि अगर बात करते हैं आर्थिक तत्व की, तो केवल लोगों से ही मतलब बाजार का गठन नहीं होता, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। हाँ, और लोगों के पास धन होना चाहिए और उसको खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तभी जो है मार्केट जो है अपनी गुडविल और अपनी स्मृति को आगे बढ़ाएगा।
फिर बात मान लिया, फिर आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं को ग्लोबलाइजेशन आर्थिक जो कंडीशन है एवं जो आपका बिजनेस साइकिल की स्थिति का सीधा प्रभाव जो है इंटरनेशनल मार्केट में होता है। ठीक है, वह बिजनेस साइकिल को चार अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। ये अवस्थाएं क्रमशः है तेजी है, मंदी है, दबाव एवं समस्थान। तेजी की अवस्था विकास एवं समता की स्थिति है। इस अवस्था में वस्तु तथा सेवाओं को पर्याप्त मांग उपलब्ध होती है। इस अवस्था में कंपनियां नए उत्पादों को बाजार में उतारती है व नए उत्पादों को नए बाजारों में प्रवेश की संभावना बनाती हैं। मंदी की अवस्था में वस्तुओं अथवा संस्थाओं की मांग कम होती है। इस दौर में कंपनियां अपनी सभी परियोजनाओं को स्थगित कर देती हैं। और जो थर्ड आपका स्टेज है कि पुनः वस्तुएं अथवा सेवाओं की मांग क्रिएट होती है और उसके बाद इसमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूस जो है वो तेजी की बात आती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आपका कि इकोनॉमिक्स की जो ग्लोबलाइजेशन पोजीशन होती है उसमें जैसे दिखाया जाए आपका कभी कदा होता है कि मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, बीच का है, तो उसमें कई कंडीशन होती है। हम फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक तत्वों में मुद्रास्फीति की दर भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन वस्तुओं अथवा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करती है। जब व्यक्तिगत आय का तुलना में कम कीमतों में ज़्यादा वृद्धि होती है तब उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है। मुद्रा यानी इन्फ्लेशन की स्थिति में मार्केट कंपनियां लागत अपने कॉस्ट कंट्रोल को उच्च प्राथमिकता में रखती हैं। यानी अगर बात करते हैं अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अब कि लोगों की आय कम हो जाती है और कीमतों में जो है वस्तुओं के में वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होता है जो कस्टमर है उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है जो कंपनियां होती हैं अपने कॉस्ट पाइप को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं। ये क्लियर हो गया। और साथ में ये भी होता है कि जैसे ग्राहकों के मन में ये डर ये भी होता है कि आज जिस मूल्य पर वस्तु मिल रही है कल इसी मूल्य पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हमने उस प्रोडक्ट का जो है प्राइस हमको अधिक कीमत पे देना पड़ जाए। ये इन्फ्लेशन की कंडीशन में ऐसा आ सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगर बात कर रहे हैं आर्थिक हम बात कर रहे हैं आर्थिक जो होता है समृद्धि होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में उसका इम्पोर्टेंट महत्व होता है। ऐसे बात करते हैं जो अमेरिका की जो एनुअली जो आपके इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इस समय देखा जाए लगभग 10% से ज़्यादा है। और उसी प्रकार जो है आपका जो तमाम यूरोपियन कंट्री है उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन के दौर में अगर होता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर जो है लगातार गिर रहा है तो इसका प्रभाव सीधे जो है LIC कंपनियों पर पड़ता है। वो क्या करती हैं कि अपनी तमाम पॉलिसियों को वो बंद कर देती हैं। ये आपका देखिए है आपका इकोनॉमिक फैक्टर है। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक फैक्टर्स की, यानी जनसांख्यिकी। डेमोग्राफिक से आशय होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए एवं अवधि विशेष के लिए जनसंख्या के वितरण को विभिन्न विशेषताओं का सांख्यिकीय अध्ययन है। सही कह रहे हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में कि कितनी जो पॉपुलेशन है किस रेट से घट रही या बढ़ रही है उसके बोलते हैं डेमोग्राफिक स्टडी। हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में तो कार्य जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका जो है वो जो है डेमोग्राफिक स्टडी करना उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं में क्रमशः जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर विभाजन, लिंग के आधार पर विभाजन, जनसंख्या की विकास दर, विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या का विभाजन, विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर आदि सम्मिलित है।
अगर हाँ, इसको हम 4 कैटेगरी में बात कर सकते हैं। जैसे होता है कि क्षेत्र के आधार पर डिवीजन, फिर होता है सेक्स के आधार पर डिवीजन, फिर होता है जनसंख्या का ग्रोथ किस प्रकार का है, और साथ में जो आपका एज फैक्टर्स है उनमें क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें जैसे बात करते हैं तमाम जो आपके यूरोपीय कंट्री हैं, वहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर शून्य है और कई देशों में नरागत में आ गई है। वर्तमान में भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास है। जनसांख्यिकी का अध्ययन बताता है कि वर्ष 2025 तक ये लगभग 2 अरब तक पहुँच जाएगी। इसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जहाँ कई यूरोपीय एवं विकसित देशों में अनेक उत्पादों को विपणन संभावना समाप्त हो रही है, तो दूसरी ओर उन उत्पादकों का लंबे समय तक भारत में भविष्य उज्ज्वल है। जैसे बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधन हो गया, जैसे बात करते हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय फर्म है उनकी डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा वो बढ़ेगी। तो ये आपका देखा जाए डेमोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। अगर हम फिर एक और इस पे पॉइंट लेते हैं कि तमाम तरह के जो मार्केटिंग आपका ये अवसर है उसका सीधा संबंध होता है बाजार के साइज से होता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग जो इस समय 90 देशों की आबादी 10 लाख से भी कम थी। कम आबादी के गरीब देश अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षण नहीं रखते। दूसरी ओर अपनी विशाल आबादी का चीन और भारत विश्व कैसे बाजार हैं, जहां प्रत्येक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश कर मजबूती में जमना चाहती हैं। बाजारों के आकार का कितना महत्व है, इसे देखने के लिए भारत के ग्रामीण बाजार पर गौर करना बहुत ही अच्छा होगा। भारत के ग्रामीण बाजार का आकार अमेरिका की कुल आबादी का 3 गुना है। इसलिए अब अंतर्राष्ट्रीय विपणन कंपनियों को इसे ध्यान में रखकर उत्पादन नियोजन कर रही हैं। अगर बात करते हैं जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है कि लगभग जो 90 देशों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम है। हाँ, तो यहाँ पे हाँ जिन देशों की जनसंख्या कम होती है वहाँ पर जो बड़े बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि वहाँ पे उनके अनुकूल जो मार्केट नहीं मिलता है। लेकिन जिन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, जैसे भारत और चीन की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे विश्व की कोई भी कंपनियाँ जो हैं अपना बिजनेस करना चाहती हैं, और ख़ासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि उनको इलाका बहुत बड़ा मिल जाता है अपने बिजनेस करने के लिए। और भारत का जो ग्रामीण इलाके का जो आकार है वो अमेरिका का कुल जितना अमेरिका है उसका 3 टाइम जो है वो बड़ा है। ठीक है, अगर बात करते हैं जैसे जनसंख्या का जो आपका उच्च विकास दर है वो कई देशों के लिए एक देखा जाए उनके लिए सोचने की बात है, या इसके सुनहरे पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया सकता है। विश्व के कई देशों में जनसंख्या की विकास दर शून्य अथवा नकारात्मक हो चुकी है। इस कारण इन देशों में इसका सीधा प्रभाव विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसाय के लिए वांछित संपूर्ति पर पड़ रहा है। इसका लाभ वे देश बखूबी उठा सकते हैं जिनके पास शिक्षित श्रमिकों की भारी फौज है। इसलिए भारत जैसे देशों के लिए भविष्य में जहां बढ़ती हुई आबादी अभिशाप होकर वरदान सिद्ध होगी, भारत के लिए सोने में सुहागा बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी बोलने वाले भी लोग यहाँ पे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे हम बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है जैसे पढ़े लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। पढ़े लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इनकी वजह से क्या होता है कि क्या होता है कि यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या उनकी बहुत ज़्यादा है। लोगों को काम नहीं मिल रहा, खासकर अंग्रेजी बोलने की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, आपके MBA वगैरह हुए, इनकी बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, जनसंख्या को तो ये आपका हो गया कि डेमोग्राफिक आपका स्टडी। इसमें देखिए कोई भी हो सकता है कहीं पर हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप पे हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है आपका पॉलिटिकल सिचुएशन। राजनीतिक स्थिति का भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। किसी देश का राजनीतिक तंत्र किस प्रकार का है
इसका सीधा प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। हमारा पड़ोसी चीन हमसे कई गुना ज़्यादा विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। विदेशी कंपनियां भारत की तुलना में चीन को महत्व देती हैं। कारण सामाजिक राजनीतिक तंत्र, भारत में लोकतंत्र है, स्वतंत्र प्रेस एवं न्यायपालिका है। इस कारण राजनीतिक फैसले का विरोध चीन में नहीं हो सकता, परंतु भारत में जनप्रतिनिधि, प्रेस एवं न्यायपालिका सभी को अपनी भूमिका है। एनरॉन कंपनी का भारत में विरोध अधिक हुआ, किंतु एनरॉन यदि चीन में होती तो उसे इतना विरोध नहीं झेलना पड़ता। देखिए, अगर बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की, तो उसमें एक राजनीतिक स्थिति या पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। इस समय देखिए, अपने देश में ऐसी गवर्नमेंट है जो स्टेबल गवर्नमेंट है, यानी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। इसके जो हमारे क्या इस समय राजनीतिक स्थिरता बनी हुई लगभग 8 साल हो गए। इस समय अपने हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। और ख़ासकर चीन को जो है अब हम हर मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं तमाम जो चीन के बड़े बड़े ऐप हमने बंद कर दिए हैं। चीन के जो तमाम तरह के एक्सपोर्ट थे, इंपोर्ट हमने उसको डाउन कर दिया है। इस समय भारत की वजह से चीन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन में उसकी जो छवि है बहुत ज़्यादा जो हमने डाउन कर दिया है। यानी इसका सीधा संबंध क्या है, राजनीतिक पॉलिटिकल सिचुएशन। और जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस समय बहुत ही अच्छी है। देखा जाए तो पूरे इस विश्व में जो आज भारत की पॉलिटिकल कंडीशन है वो देखा जाए वो सबको मात कर रही है। और इस कारण जो है हम दिनों दिन जो है बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ासकर देखिए, जो कोरोना काल इस समय चल रहा है, आप देख रहे हैं इस समय, तो देखिए उसको बहुत ज़्यादा हम पे ठीक है, स्लो में हमारी ग्रोथ कम थी, दिक्कत आई थी 2-3 महीना। लेकिन अब जो आप देख रही हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इधर 3-4 महीने हमारी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी। और हम जो जितना भी हमको नुकसान हुआ है इसको हम कवर कर लेंगे। तो ये देखा जाए ये आपका पॉलिटिकल सिचुएशन का एक आपका ये डिस्क्राइब था। फिर नेक्स्ट हमारा आपका पॉइंट है आपका बाहरी फैक्टर का, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, वो है आपका लीगल प्रोविज़न। प्रत्येक देश की सरकार अपने देशवासियों, उद्योग एवं व्यापार के हितों के संरक्षण में अनेक प्रकार के अधिनियमों की घोषणा करती हैं। बदली हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इनमें समय समय पर वांछित संशोधन किए जाते हैं, जिनसे बदली हुई परिस्थितियों को अच्छी प्रकार से निपटा जा सके। अमेरिका का उदाहरण इस समय में बड़ा रोचक है। अमेरिका विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है। अमेरिका ने सुपर 301 अधिनियम पारित किया हुआ है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अमेरिका किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि से बंधा हुआ नहीं है। अमेरिका में व्यापार राष्ट्रीय हितों को इस अधिनियम में दुनिया के कानूनों में वैधता प्राप्त है। देखिए, अगर हम बात करते हैं लीगल प्रोविज़न की, जो लीगल प्रोविज़न है वो देखा जाए अपने देशवासियों, उद्योग और व्यापार के हितों के संरक्षण के लिए जो वो बनाए जाते हैं। हाँ, अगर हमारे यहाँ अगर लीगल प्रोविज़न जितना सटीक और सॉलिड रहेगा, यानी एप्लीकेबल रहेगा, तो जो हमारे देश की पब्लिक हैं या कंपनी हैं उनको काम करने में बहुत ही आसानी होगी। अभी हमने आपको उदाहरण बताया, अमेरिका का जो एक नियम है 301, उसी वजह से अमेरिका ने अपनी कंपनियों को पूरी दुनिया में काम करने के लिए छूट दिया हुआ है। और पूरी दुनिया का कोई भी नियम जो है वो, लेकिन वो उस पर लागू नहीं होता, भले ही वो WTO का मेंबर हो। ठीक है। अगर हाँ, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कानूनी वातावरण का अंतर्राष्ट्रीय विपणन में अपना अलग ही महत्व है। विकासशील देशों में चीन सर्वाधिक विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा है। इसका का सही बात है, लेकिन ये जो कानून है अब चीन को भी प्रेशर में ला रहा है, क्योंकि प्रेशर में ला रहा है। और चीन भी देख रहा है कि जो भारत जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, हम उसे पीछे जो होते जा रहे हैं। तो चीन को जो आपकी जो सी जिनपिंग की सरकार है वो अपने कानून में बदलाव करना चाहती है। तो हाँ, जैसे बात तो इंटरनेशनल व्यापार में तमाम कंपनियां जो कार्यरत हैं अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार देखना चाहती हैं। वहाँ प्राकृतिक कानूनों को बारीकी से अध्ययन करती हैं। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व के अन्य देशों में शरीयत लागू है।
संयुक्त कानून के अंतर्गत नारी शरीर के प्रदर्शन के संबंध में कड़े कानून प्रावधान है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कंपनी के जो इन क्षेत्र देशों में विज्ञापन करते हैं उन्हें इस प्रावधानों को पूरी तरह जानकारी आवश्यक है। जैसे बात करते हैं गल्फ कंट्री की बात करते हैं या मुस्लिम कंट्री की बात करते हैं, वहाँ पे शरीर का कानून लागू होता है, जो वहाँ जहाँ पे आप महिलाओं को लेकर कोई भी विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। तो उन देशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां गल्फ, जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, ये कतर हुआ, हाँ जितने भी आपके मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ पे जो भी ऐड आते हैं वहाँ पे उन ऐडों पे सख्ती से वो नियम लागू होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो है अपने महिलाओं को जो है वो विज्ञापन के सामने रखना नहीं चाहते। जबकि हम बात करते हैं हम चाहते हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत का जो नियम कानून जो है बहुत ही ठोस और देखा जाए एक प्रोफेशनल रूप में है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है तमाम तरह के नियम कानून को पहले खुद अपना चेक करती है, उसकी कमेटी बना के रिव्यू करती है, तब वो क्या करता है, तब वो जो भी कंपनी, आप बड़ी भी कंपनी हो, अगर आप ऐड देखती होंगी तो चाहे पेप्सी हो, चाहे कोक हो या डेल हो, तो ये देखा जाए कि आप परिवार के साथ बैठ के भी उनका ऐड दे सकती हैं। तो ये किसकी देन है? वो आपके लीगल प्रोविज़न की देन है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को, आपका है टेक्नोलॉजी। तकनीक का भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में महत्वपूर्ण स्थान है। तकनीक न केवल नए नए ग्राहकों को क्रिएट करती हैं, बल्कि विद्वान जो ऑलरेडी जो उत्पादन में उनकी क्वालिटी में सुधार करके उनके उपयोग को और अधिक आसानी बना सकती हैं। देखिए, अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्निक जितनी भी अच्छी होगी, हम जो कस्टमर्स के बढ़ेंगे और कस्टमर्स को लाइक करिए। इस समय जैसे आप बात करिए स्मार्टफोन की बात करिए, तो स्मार्टफोन में आप देख रही हैं कि तमाम तरह के टेक्निक हो आ रहे हैं। हाँ, सस्ते मोबाइल फ़ोन में आपको उसका रैम देख लीजिए, मेगा पिक्सल देखिए, कैमरा देख लीजिए, कैमरे की क्वालिटी देख लीजिए, स्क्रीन देख लीजिए। हाँ, तब हाँ, तो आप देखा जाए कि मोबाइल कंपनियां जो हैं हर दिन जो है अपने मोबाइल में वो टेक्निक को बदल रही हैं। उससे क्या हो रहा है, उसके जो प्रमाणिक कस्टमर तो है ही हैं और नए कस्टमर भी बदल रहे हैं। तो ये तकनीक का एक बहुत बड़ी देन है। ठीक है, जैसे हम देखिए, जैसे आप टेलीविज़न की बात करते हैं तो टेलीविज़न आ गया है, आप देख रही हैं, उसमें आप LED था, फिर LED TV आ गया, अब क्या आ गया है, स्मार्ट TV आ गया है, जो सारे फंक्शन को आपको काम करती है। हाँ, काम करते हैं, उसमें सारे फंक्शन दिए होते हैं। तो ये किसका कमाल है? ये टेक्निक का कमाल है। पहले जो है आपको, आप अगर बात करते रहे स्मार्ट TV की, तो वो 1 लाख से ऊपर पड़ते थे। अब वो कम हो गए हैं, अब आपको 12,000 15,000 भी आपको स्मार्ट TV बन जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय विपणन में तकनीक का भी देखा जाए, यानी टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव पोजीशन। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कंपनियों को तीन तरह से जो कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। पहला है कि अपने गृह देश को, जो अपने देश में जो हैं आपके जो एक्सपोर्ट फर्म हैं, जो एक्सपोर्ट करती हैं। दूसरा है कि फॉरेन कंट्री में जो कंपनियां काम करती हैं। और थर्ड जो है आपका जो है जो दूसरे देशों में कंपनियां काम करती हैं। यानी 3 स्तर पे, 3 पोजीशन पे आपको कंपटीशन का सामना ये करना पड़ता है। किसी अपने देश में, बाहरी देशों में और बाहरी देशों में तमाम कंपनियां जो है और अलग अलग विभिन्न देशों में जो काम करती हैं। तो ठीक है। तो इस कारण अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रतिस्पर्धा काफ़ी गलाघाट होती जा रही है। ग्राहकों को इस प्रतियोगिता में के कारण चयन के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे उत्पाद क्रय करते हैं जो तुलनात्मक रूप से अच्छे हों। देखिए, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, हम बात करते हैं टीवी की बात करते हैं मोबाइल की बात करते हैं, तो हमको क्या पे चॉइस ऑफ सिलेक्शन हमारे पास सामने बहुत ज़्यादा होता है कि हम किसको लें। आप अपने यहाँ के ब्रांड को लें मोबाइल, या विदेशी ब्रांड को लें। हम दाम भी हमको कम मिल जाते हैं और हमारे पास जो फीचर भी होते हैं मोबाइल में बहुत ज़्यादा हमको मिल जाते हैं। तो चॉइस ऑफ सिलेक्शन हमारे सामने बहुत ढेर सारे होते हैं। हम आसानी से कोई भी प्रोडक्ट का चॉइस करके उसको अपने घर पे ला सकते हैं। ठीक है, ये हाँ, ये वो 3 कंपटीशन तो है, यानी कि साथ में 2 कंपटीशन और भी है जो तमाम फर्मों और कंपनियों को इंटरनेशनल मार्केटिंग में सामना करना पड़ता है। वो पहला क्या है कि ग्लोबल कंपटीशन, एवं दूसरा क्या है आपका होता है ये एडिशनल जो प्रोडक्शन होते हैं उनके आपस में कंपटीशन। ग्लोबल प्रोडक्शन आप देख रही हैं, उसमें आपका मोबाइल भी हो सकता है। हाँ, आपका देख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ओवर प्रोडक्शन,
इस समय आप देखिए मार्केट में अगर आप कहीं भी जाइए तो तो देखा जाए तो आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनकी भरमार है। तो उन तो ये देखा जाए तो ये जो बहुत ज़्यादा कंपनी के सामने फेस करना पड़ता है, ये तो बड़े बड़े बाहर ये कंपनियाँ आ रही हैं और खुद का जो अपना बाज़ार है अपने माल से पटा हुआ है, तो ऐसे में वो क्या करें। तो इसका हाँ, तो इसमें उनको करना क्या पड़ता है कि उनको सिर्फ अपनी पहचान वो कैसे बनाए। इतनी ढेर सारी कंपनी और उनके प्रोडक्ट जो हैं माल भरा हुआ है, कस्टमर कम हो सकता है कि कस्टमर कम भी आ रहे हैं, और साथ में एक नया जो आपका ये क्रिएट हो गया है ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो ऑफलाइन मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा वो कैच कर रहा है। तो ऐसे में कंपनी को सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपनी मार्केटिंग खुद करें, अपना ब्रांड को खुद वो ऑर्गेनाइज करें, अपने को इस तरह मार्केट में पुट कर लें ताकि कस्टमर उनके हाथ से न जाने पाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स की। सांस्कृतिक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक देश की अपनी एक पृथक संस्कृति होती है, यहाँ तक कि एक ही देश में अनेक प्रकार की संस्कृति हो सकती है। संस्कृति के अनेक चीज़ों का समावेश होता है। इसके अंतर्गत भाषा, शिक्षा, धर्म एवं भौतिक वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण आदि का समावेश होता है। सांस्कृतिक मूल्य मजबूत एवं गहरे होते हैं, इनमें परिवर्तन एक लंबे समय पश्चात भी होता है। देखिए कल्चर फैक्टर में सब कुछ आता है, आपका लैंग्वेज भी आता है, एजुकेशन भी आता है, धर्म भी आता है और आपका फिजिकल गुड्स भी आती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज का जो है देखा जाए बहुत ही बड़ा रोल होता है। इंग्लिश क्या है, वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वो पूरे वर्ल्ड में जो है इस जो जितनी भी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को में अप्लाई करती हैं। और एक बात बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी जानने वाले पढ़ने वाले पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है, अपने देश में भी अंग्रेजी जानने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ देखा जाए तो भाषा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, अपनी लोकल भाषा तो दीजिए ही, और साथ में एक उस प्रोडक्ट पे उस पूरे प्रोडक्ट की क्वालिफिकेशन या जो भी फीचर्स होती है उसको इंग्लिश में भी दीजिए। तो कल्चर फैक्टर में पहला रोल किसका होता है, लैंग्वेज का होता है। फिर हम फिर बात करते हैं धर्म की बात करते हैं। धर्म में आप देख रही हैं कि इस्लाम धर्म भी हो सकता है, हिंदू धर्म भी हो सकता है, ईसाई धर्म भी होता है। जिस देश में कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा अपनाया था, अगर अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पे हिंदू धर्म है, दूसरे देश से बात करते हैं मुस्लिम कंट्री में तो वहाँ पे इस्लाम धर्म है, यूरोपियन कंट्री में जाए तो वहाँ पे इस्लाम धर्म है, यानी इसका रोल भी देखा जाए बहुत ज़्यादा है। और जापान में जाइए, मलेशिया में जाइए, सिंगापुर में जाइए, आपके लंका में जाइए, वहाँ तो बौद्ध धर्म को मानने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, यानी इसका भी देखा जाए एक ज़्यादा बहुत ही प्रभाव पड़ता है। आपका आता है सोशल एलिमेंट्स। विपणन वातावरण में सामाजिक घटकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक समाज में अपनी मान्यताएं एवं मूल्य होते हैं। इन मूल्यों एवं मान्यताओं को सामाजिक व्यवहारों काफ़ी प्रभावित होता है। प्रत्येक समाज अपने सामाजिक मापदंड निर्धारित करता है। सामाजिक मूल्य, मान्यताएं एवं मापदंड प्रायः अनौपचारिक होते हैं, परंतु ये औपचारिक से ज़्यादा बाध्यकारी हो जाते हैं। अगर बात करते हैं सोशल एलिमेंट की भी तो ये देखा जाए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे समाज में। ठीक है, हमारे समाज को ये देखा जाए ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। हाँ, जैसे हम इसका कुछ उदाहरण देती हैं कि हम बात करते हैं वर्किंग वुमेन की। वर्किंग वुमेन की संख्या जो है अब धीरे धीरे अनेक देशों में बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि नाइट जो शिफ्टिंग है उनमें भी जो है उनकी संख्या में बढ़ती। हमारे देशों में पहले क्या था कि महिलाएं जो हैं रात में नौकरी नहीं करेंगी, रात में एजुकेशन नहीं करेंगी। अब महिलाओं के लिए क्या दिखा जाए, वो ज़्यादा ज़्यादा एजुकेट हो रही हैं और वे नौकरी करने में अपने को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। तो अपने देश में भारत में भी इस समय जो है महिलाओं की संख्या जो है रोजगार में नौकरी करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जितनी भी महिलाएं हैं वो पढ़ने बाद उनकी यही इच्छा होती है कि उनको वो नौकरी करें, उनको नौकरी कहीं भी मिल जाए, यहाँ तक कि वो बाहर जाने को भी तैयार होती हैं। तो ये क्या है, देखा जाए कि ये सोशल एलिमेंट्स है। फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं हाँ बच्चों के ये चाइल्ड एजुकेशन जो आपका इस समय रेशियो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। उनके गार्जियन हैं
आप पहले की बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख ले, भले नौकरी नहीं करे या कोई और काम करे, कोई बिजनेस भी करे, लेकिन अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो जिस 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 जगह वो जाएगा, जो भी वो काम करेगा, वो यानी वो सीधे सीधे जो है उससे काम को प्रभावित करेगा। और साथ में अगर मान लीजिए बाप जो जानता है उसका विवाह होगा, परिवार बनेगा, तो परिवार के लिए जो है एक एजुकेट फैमिली का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ठीक है, फिर और उसके बाद मान लीजिए मियाँ बीवी अगर दोनों व्यापार या नौकरी करते हैं तो इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से क्या होगा, वो बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा देंगे। तो तो ये क्या है, आपका पूरा है सोशल एलिमेंट्स है। और धीरे धीरे जो एलिमेंट्स हैं वो देखा जाए, आप धीरे धीरे जो अपने समाज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने जा रहे हैं। हम देखा जाए इससे में आप देखिए, अगर आप वास्तव में फील करेंगी, आज देखा जाए भारतीय घरों में, भारतीय परिवारों में कोई भी बेरोजगार नहीं रह गया। तो इस प्रकार आपने देखा, ये आपका थोड़ा सा हो सकता है मेरा लेक्चर ये बड़ा हो गया हो और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिया हो, तो ये लेकिन बहुत ही बढ़िया लेक्चर है। ये जितने भी पॉइंट थे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगा तो हमको आप व्हाट्सएप पर पूछेगा। अब इसको हम बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।